हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 अगस्त 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली और प्रमुख हेडिंग बनाई गई है कि आईआईटी मद्रास लगातार छठे साल सीट्स पर रहा है। कौन सी है ये रेटिंग? ये है NIFR रेटिंग, जिसमें भारतीय जो आईआईटी या शिक्षण संस्थान है उनकी रेटिंग की जाती है, जिसमें आईआईटी मद्रास शीर्ष पर बना हुआ है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए आईआईटी मद्रास ने लगातार छठे साल भी ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भी इस बार उम्दा प्रदर्शन किया है और इस कैटेगरी में वो दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे को, चौथा स्थान आईआईटी दिल्ली को, और आईआईटी दिल्ली इस बार एक पायदान खिसक गया है। पिछली बार वो रैंक में तीसरे स्थान पर था। 5वें नंबर पर आईआईटी कानपुर रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में 7 आईआईटी हैं। 3 अन्य संस्थान जो हैं वो IIAC बेंगलुरु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए शुरू की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के 9वें संस्करण को शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी कर दिया। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों की 16 कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई है। इस बार 3 नई कैटेगरी को भी शामिल किया गया है, जिनमें ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी व स्टेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी है। उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी में छठे स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, 7वें स्थान पर एम्स दिल्ली, 8वें स्थान पर आईआईटी रुड़की और 9वें स्थान पर आईआईटी गुवाहाटी और 10वें स्थान पर JNU दिल्ली रहा है। हिंदुओं पर हमले के लिए बांग्लादेश सरकार ने मांगी माफी, कहा नुकसान की भरपाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस आज हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हुए हैं उसमें और जो मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, सरकार उसके लिए माफ़ी मांग रही है। गृह मंत्रालय के जो प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सखावत हुसैन ने कहा है कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। उनके लिए सरकार को खेद है। इस हिंसा में जिन्हें नुकसान हुआ है और जो मंदिर तोड़े गए हैं, जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति व निर्माण के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। अंतरिम PM मोहम्मद यूनुस मंगलवार को हिंसा पीड़ित समुदाय के प्रमुख लोगों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। और यूनुस ने बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सेप्ट किया और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है और बोला है कि इसको हम रोकेंगे। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर 4, 5 व 6 अगस्त को भारी हिंसा हुई थी। उपद्रवियों के निशाने पर सरकारी इमारतों के अतिरिक्त अवामी लीग के नेता और हिंदू थे। हिंदुओं के मकानों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। इनमें 2 लोग मारे गए और 45 घायल हुए हैं। इन हमलों की पूरे विश्व में निंदा हुई। सखावत हुसैन ने कहा है कि जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा और अन्य पर्वों पर सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। पार्किंग स्थल नहीं है हाईवे, ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर आंशिक रूप से खोलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा के DGP और पटियाला व अंबाला जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP और पुलिस आयुक्त को 1 सप्ताह में बैठक का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर आदि वाहन एकत्र होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईवे पार्किंग स्थल नहीं है। पंजाब सरकार किसानों को वहां से वाहन हटाने के लिए समझाए। मामले में कोर्ट 22 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी से बॉर्डर बंद है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए किसानों से बातचीत के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था और पंजाब व हरियाणा से नाम सुझाने को कहा गया था। भाजपा का पलटवार, हिडनबर्ग में बड़े निवेशक हैं जॉर्ज सोरोस। तो सेबी प्रमुख पर हिडनबर्ग के आरोपों को JPC
से जांच कराने की मांग को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के अनुसार जेपीसी जांच की आड़ में कांग्रेस भारतीय शेयर बाजार को धराशायी करना चाहती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जेपीसी की मांग को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा भारतीय अर्थव्यवस्था और करोड़ों निवेशकों को बर्बाद करने की है। प्रसाद ने साफ किया कि कांग्रेस अपनी मंशा में कभी सफल नहीं होगी और भारत की आर्थिक प्रगति जारी रहेगी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट और नए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके पीछे गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग ने जॉर्ज सोरोस का बड़ा निवेश है और जॉर्ज सोरोस खुले आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले राफेल और पेगासस पर ऐसी ही बेबुनियादी आरोप के सहारे कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की विफल कोशिश कर चुकी है। और ये मामला क्या है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर में कि हिडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट दी है जिसमें जो सेबी प्रमुख हैं बूच, उनकी संलिप्तता और उनके हस्बैंड की संलिप्तता पाई गई है। जो शेयर्स होते हैं जैसे अदानी ग्रुप के, उसमें हेराफेरी के। मिलावटी दूध व उससे बने उत्पाद हो सकते हैं जानलेवा। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन जो दूध पी रहे हैं या दूध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद खा रहे हैं उनमें मिलावट हो रही है। इस कारण शरीर में ऐसे तत्व पहुंच रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। यह चिंताजनक जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से 6 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में छानबीन में सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दूध में मिलावट के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं। इसके बाद केरल व तमिलनाडु का स्थान रहा है। पंजाब में भी दूध व दुग्ध उत्पादों में मिलावट की मात्रा काफ़ी पाई गई है। खुले दूध, दूध के पैकेटों, पनीर, दही, मिठाई, बिस्कुट आदि के सैंपलों की जांच की गई है। राज्यसभा में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 3 वर्षों में लिए गए सैंपलों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 में दूध व दूध से बने उत्पादों में 27,750 में से 16,183 सैंपल फेल हो गए थे। राजस्थान में 18,264 में से 3,565, तमिलनाडु में 18,146 में से 2,237 और केरल में 10,792 में से 1,297 सैंपल फेल पाए गए थे। सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमरा गई है। इस न्यूज़ को दिया गया है। और केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी है, यानी कि जमानत अर्जी दाखिल की है। ये न्यूज़ है, इसको भी स्किप करेंगे। हाथियों के प्राकृतिक आवास के लिए पीएम प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर भारत में हाथियों को हर संभव प्राकृतिक आवास दिलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि गज हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा है, इसलिए हमें सामुदायिक स्तर पर इन विशाल स्तनपायी जीवों की रक्षा के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने पिछले कुछ सालों में हाथियों की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि एशिया और अफ्रीका में हाथियों की आबादी को न सिर्फ संरक्षित किया जाए बल्कि उन्हें बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया जाए। प्रधानमंत्री ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखने अपने संदेश में कहा कि भारत में हमारी संस्कृति और इतिहास में इनकी महत्वता है। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इनकी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर जहां हाथियों की आबादी में कमी आई है, भारत में उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मसौदा नए सिरे से तैयार होगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि ब्रॉडकास्टिंग बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार विमर्श करेंगे। दरअसल प्रस्तावित कानून में इंटरनेट एवं डिजिटल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर कुछ हलकों में चिंता व्यक्त की गई है। सरकार की ओर से कुछ हितधारकों के बीच वितरित किए गए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल के मसौदे को डिजिपथ
एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे मीडिया निकायों से आलोचना की गई थी। उनका दावा है कि इस पर डिजिटल मीडिया संगठनों एवं सिविल सोसाइटी एसोसिएशनों से परामर्श नहीं लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि मसौदा बिल पर मंत्रालय हितधारकों से परामर्श कर रहा है और टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत परामर्श के बाद नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि मसौदा विधेयक को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए व्याख्या के साथ 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था। जवाब में विभिन्न एजेंसियों सहित कई सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वास्थ्य देखभाल पेशों से जुड़े कानून पर अमल नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित। स्वास्थ्य देखभाल के पेशे से जुड़े नेशनल कमीशन फॉर अलाइन एंड हेल्थ केयर प्रोसेस एक्ट 2021 का क्रियान्वयन नहीं होने से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 12 अक्टूबर तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करने या फिर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को कहा है। ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सितंबर में केंद्र सरकार, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते थे। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पार्नीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि हम केंद्र और राज्य को 2 महीने के भीतर अधिनियम लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं। अधिनियम को लागू करने का रोड मैप तैयार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 2 सप्ताह के भीतर सभी राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवों की ऑनलाइन बैठक बुलाएगा। तिरंगे की छांव में चहक रहा जम्मू कश्मीर, मोदी ने कहा प्रेरणादायक। तो ये कश्मीर में सोमवार सुबह नज़ारा पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर रहा। सैकड़ों की संख्या में जमा लोग हाथों में तिरंगा लिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाना गाते हुए श्रीनगर के डल झील के किनारे आगे बढ़ रहे थे। स्थानीय कश्मीर तिरंगा अपने पूर्वजों के 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों को ललकारते हुए लगाए गए नारे खबरदार, होशियार, हम कश्मीर हैं तैयार का स्मरण दिलाते हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते रहे। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान अब जम्मू कश्मीर में जन आंदोलन बन चुका है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डल झील के किनारे निकली तिरंगा यात्रा की तस्वीरें देखी तो वह भी यह कहने से नहीं रह सके कि जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रेरणादायक है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर 2 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि तनावपूर्ण होते पक्ष और विपक्ष के संबंध, और दूसरा है अब भी जारी है विभाजन की विभीषिका। तो पहला आर्टिकल हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। जिस तरीके से संसद भवन में दोनों पक्ष और विपक्ष के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि बहस या फिर कभी कभी हाथापाई तक की नौबत भी देखने को मिल जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है। तो इसी पर यह आर्टिकल उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल में ना कोई आंकड़े हैं जिसको हम डिस्कस कर सकें। दूसरा है कि अब भी जारी है विभाजन की विभीषिका। ये आर्टिकल बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर लिखा गया है। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, हॉट टॉपिक बना हुआ है। और ये लेखिका हैं नीरज माधव जो एक साहित्यकार हैं। भारत के त्रासद विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को जब विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की पहल हुई थी तो कुछ लोगों की ओर से यह कहकर विरोध किया गया था कि बंटवारे में इतने वर्षों बाद इसका कोई औचित्य नहीं है, उस त्रासदी को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन बांग्लादेश की यह घटनाएं यह बता रही हैं कि विभाजन के दंश भुलाए नहीं जा सकते हैं। एक और बांग्लादेश के हिंदू दयनीय स्थिति में है, दूसरी ओर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद भारत को क्षति पहुंचा रहा है। यह सच है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, परंतु 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन का एक दंश कभी ना भूलने वाला घाव दे गया है। आज तक उस घाव पर टीस हर भारतवासी महसूस कर रहा है। 15 अगस्त भारत के लिए एक सुंदर ऐतिहासिक घटना थी, तो 14 अगस्त को भारत विभाजन एक असंतोषजनक दुर्घटना थी। विश्व इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी देश का विभाजन हुआ हो और फिर बड़ी संख्या में उसकी प्रजा की अदला बदली हुई हो। इससे पहले किसी राष्ट्र पर आक्रमण होता था, वहां सत्ता बदलती थी, साथ ही शासक भी बदलता था, यह सब होता था, परंतु राष्ट्र का विभाजन
हुआ हो और फिर प्रजा की अदला बदली हुई हो, यह पहली बार भारत विभाजन के समय ही हुआ था। सांप्रदायिक मानसिकता और हिंदुओं के प्रति नफरत के चलते ही पाकिस्तान में त्रासदपूर्ण हालात पैदा हो गए। वहां हर वह काम किया गया जिससे मानवता शर्मसार होती हो। हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया गया कि उसकी कल्पना भर करने से सिहरन पैदा होती है। पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों के कत्ले आम के समाचार जब भारत आए तो प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ भी हिंसक घटनाएं हुई। इस प्रकार भारत विभाजन के दौरान लाखों भारतीयों का कत्लेआम हुआ, लड़कियों और स्त्रियों की मर्यादा का हनन हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि अकेले राजौरी में ही शरण लिए हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। ना तो उनकी ठीक से पहचान हो पाई और ना ही उन्हें चिता मिल पाई। उनकी अस्थियों को ट्रकों में भर भर कर नदियों में विसर्जित कर दिया गया। इस मारकाट में जो बचे रहे वे शरणार्थी बन गए, भारत में अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहाँ आश्रय लेने को विवश हुए, परंतु उनकी जीने की दर थी वो कम होती गई। उन्होंने हालात का डटकर सामना किया। भारत में आकर उन्होंने अपने को फिर से शिखर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। विभाजन के समय जो हिंदू पाकिस्तान में रहने को अभिशप्त हुए, वहां शोषण और दमन के कारण आज उनकी संख्या लुप्त होने के कगार पर है। पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में भी हिंदुओं की यही स्थिति है। दुख की बात है कि इन दोनों ही इस्लामिक देशों में हिंदुओं की इस घटती संख्या पर वैसे चिंता नहीं की जा रही है जैसी की जानी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे यहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश से अधिक सुरक्षित हैं। आज यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के विभाजन में मानवता की ही नहीं बल्कि भारत के विचारों की भी हत्या हुई थी। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है, 5 साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। यह 59 माह लगभग 5 साल के निचले स्तर पर यानी 3.54% पर आ गई है। इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 5.08% दर्ज की गई है। इससे पहले सितंबर 2019 में 4% से कम खुदरा महंगाई दर रही थी। इस साल जून में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 9.36% थी, जो जुलाई में सिर्फ 5.42% रही है। ब्रिटिश टेलीकॉम का 24.5% हिस्सा खरीदेगी भारती समूह। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील भारती मित्तल का भारती समूह ब्रिटेन की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड तथा मोबाइल कंपनी ब्रिटिश टेलीकॉम बीटी समूह में करीब $4 अरब में 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी के अनुसार भारतीय एंटरप्राइजेस की अंतर्राष्ट्रीय निवेश इकाई भारतीय ग्लोबल पैट्रिक ड्राही की अल्टाइस से बीटी समूह में 9.99% हिस्सेदारी तुरंत खरीदेगी और शेष हिस्सेदारी आवश्यक नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद हासिल करेगी। हालांकि भारतीय समूह ने मसौदे की राशि की जानकारी नहीं दी है। भारतीय एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जिसमें करीब 40 करोड़ ग्राहक हैं। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि भारतीय समूह और बीटी के बीच 2 दशक से भी अधिक पुराना संबंध है। बीटी के 1997 से 2001 तक भारतीय एयरटेल लिमिटेड के निदेशक मंडल में 2 सदस्य थे और उनके पास 21% हिस्सेदारी थी। रहेंगी या जाएंगी, फैसला खुद करेंगी हसीना। बांग्लादेश में बने नए हालात को लेकर भारत की नीति धीरे धीरे आकार लेने लगी है। इसके तहत मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में गठित अंतरिम सरकार के साथ संपर्क तेज किया गया है और यह बता दिया गया है कि बांग्लादेश के साथ रिश्तों में को भारत किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखता है। भारत के लिए बांग्लादेश व वहां की जनता का हित ही सर्वोपरि है। पिछले 2 दिनों के दौरान अंतरिम सरकार की तरफ से भी भारत को सकारात्मक संकेत दिया गया है कि वह भारत व बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर किसी भी पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेंगे। भारत को उम्मीद है कि पड़ोसी देश के हालात सामान्य होने पर वहां की अंतरिम सरकार के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत की शुरुआत जल्द हो सकती है। इस बीच भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर फैसला करने की जिम्मेदारी उन पर व उनके परिजनों पर ही छोड़ दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योंग गैलेंट ने कहा है कि ईरान कर रहा है बड़े सैन्य हमले की तैयारी। इजरायली रक्षा मंत्री योव
गैलेंट ने रविवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फ़ोन कर कहा कि इजराइल पर बड़े सैन्य हमले की ईरान तैयारी कर रहा है। हालात को देखते हुए ऑस्टिन ने पश्चिमी एशिया में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया है और यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक समूह को क्षेत्र में और अधिक तेजी से जाने के लिए कहा गया है। लिंकन ने इस महीने के अंत तक क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद की थी। अमेरिका सेना ने पहले ही कहा था कि वह इजरायली सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू जेट और युद्धपोत तैनात करेगा। भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा नेपाल। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के 2 दिवसीय नेपाल दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर नया क्लेवर चढ़ाया गया है। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के सत्ता संभालने के बाद नेपाल सरकार ने अब भारत को यह आश्वासन दिया है कि वह अपनी जमीन को पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके सोमवार को बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के दौरान नेपाली गृह मंत्री रमेश लेखक ने आश्वस्त किया कि उनके देश में भारत के खिलाफ कोई विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। चलिए, तो ये आज का 13 अगस्त 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।